अब आप समझ गए होंगे कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में कौन कौन से तत्व अहम भूमिका निभाते हैं और पंडित नेहरू इसमें कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ने के पहले इस पर विस्तार से हम संक्षिप्त में थोड़ी परिभाषा जान लें। परिभाषा के रूप में विदेश नीति का अर्थ है प्रत्येक देश की सरकार अपने हितों का ध्यान रखकर दूसरे देशों का संबंध स्थापित करती है। अपने हित, स्वहित का ध्यान रखते हुए दूसरे देशों से संबंध स्थापित करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण कुछ सिद्धांतों के आधार पर रखती है। दो बातें इसमें शामिल हैं। पहला, स्वहित को लेकर दूसरों से संबंध, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने दृष्टिकोण को रखना अपने सिद्धांतों के आधार पे। ये दो बातें मिलकर किसी देश की विदेश नीति बनाते हैं। इसे ही विदेश नीति कहते हैं। नॉर्मन एल हिल, उन्होंने कहा है, विदेश नीति एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को विकसित करने के लिए किए गए उपायों का मूल सार है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को विकसित करने का प्रयास, ये विदेश नीति है। अब जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में अपने हित को आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से दूसरा राष्ट्र भी ऐसे ही करता है। कई बार यही हितों की टकराहट होती है। कई बार यहीं पर राजनीति, यहीं पर सूझबूझ और यहीं पर समझ से काम लेना पड़ता है। यही विदेश नीति का हिस्सा है। यही राजनीति, यही समझ, यही सूझबूझ एक अच्छी विदेश नीति की पहचान है, जिसमें टकराव ना हो और सभी का हित साध लिया जाए। हार्टमैन, उनका कहना है कि विदेश नीति सोच समझकर चुने हुए राष्ट्रीय हितों का विवरण है। यानी अपने हित को सर्वोपरि रखा जाता है विदेश नीति में, और सभी देश अपने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है आप दूसरे देशों की कीमत पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही टकराव ना हो ये भी सुनिश्चित करना है। यही विदेश नीति के अंतर्गत आने वाला एक शब्द है जिसे हम कूटनीति कहते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं भारत की विदेश नीति पर। भारत की विदेश नीति के मायने क्या हैं? जैसा मैंने बताया कि विदेश नीति अपने हित को आगे बढ़ाने का साधन है, और अपना हित यानी अपना विकास, इस हित का अर्थ विकास से ही है। भारत की जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संवर्धन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले भारत की विदेश नीति अंग्रेज़ों के हाथ में थी, क्योंकि भारत की अपनी कोई विदेश नीति तो थी नहीं। वो तो अंग्रेज़ों की विदेश नीति की तरह थी, और भारत की विदेश नीति को एक तरीके से ब्रिटेन ही निर्धारित करता था, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का, ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा होता था। तो ब्रिटेन के हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत की विदेश नीति बनाई जाती थी। लेकिन 15 अगस्त 47 भारत स्वतंत्र होता है तो राष्ट्रीय हित की बात होती है। राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का मूल आधार बनाया जाता है, ब्रिटेन के हित को नहीं, ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हित को नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि भारत की विदेश नीति अब स्वार्थपूर्ण हो जाएगी, येन केन प्रकारेण वो अपने विकास के लिए ही देखेगा, और या
उसमें किसी तरह का सिद्धांत नहीं होगा, किसी तरह का आदर्श नहीं होगा, ऐसा नहीं था। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद भारत के हितों के लिए कार्य करेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि इन हितों की साधना के पीछे कुछ उसके आदर्श हों, कुछ उसूल हों, और उसके साथ ही साथ इसमें स्वार्थ की बू न आए। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का एक प्रसिद्ध उक्त वाक्य रहा है, अर्थात पूरे विश्व को हम एक कुटुंब मानते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना है अपनी विदेश नीति के अनुपालन में कि हमारा हित तो सधे, साथ ही साथ विश्व का हित भी हो। ये हमारा एक लक्ष्य रहा, मुख्य लक्ष्य रहा। अर्थात भारत की विदेश नीति स्वार्थपूर्ण ना हो, भारत की विदेश नीति आदर्शहीन ना हो, और इसीलिए हमने अपने संविधान में भी इसको सुनिश्चित किया है, इन बातों को समाहित किया है। खासकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की मूल बातों को शामिल किया है। यदि हम इसकी बात करें धारा 51 की, अनुच्छेद 51 की, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, ये बात लिखी गई है। आपने एक संविधान का अध्ययन करते हुए एक बात समझी होगी कि जिस तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अध्याय मूल अधिकारों को दिया है, ऐसा ही एक अध्याय दिशा निर्देशकों पर भी है। ये दिशा निर्देशक क्या हैं? दिशा निर्देशक वे सिद्धांत हैं, ये नियम नहीं है। पहली बात तो ये निर्देशक हैं, केवल दिशा देते हैं, ये कानून नहीं है, ये सिद्धांत हैं। तो फिर इनका उद्देश्य क्या है? यदि ये कानून नहीं है तो संविधान में क्यों शामिल है? संविधान में दिशा निर्देशक इसलिए शामिल हैं कि इनका उद्देश्य है सरकार को दिशा देना। जब भी सरकार किसी भी तरह का किसी भी क्षेत्र में कानून बनाए या कोई भी कार्य करे, तो सरकार से अपेक्षा है कि वह दिशा निर्देशक में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार चले। वो ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून या उसके द्वारा लिए गए कोई भी कदम दिशा निर्देशकों की खिलाफत तो नहीं कर रहे हैं, दिशा निर्देशकों की अनदेही तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशक हैं, तो उसमें विदेश नीति पर नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावे को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। और वो बातें क्या हैं? अर्थात संवैधानिक सिद्धांत क्या क्या दिए हुए हैं। अनुच्छेद 51 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जिसे दिशा निर्देशक सिद्धांत कहा है, उसमें क्या सिद्धांत है? पहला, ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास होगा। भारत की विदेश नीति ऐसी हो या भारत इस दिशा में सदैव तत्पर रहे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध रहें। न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि न्याय संगत संबंध कैसे होते हैं। सम्मानपूर्ण तो आप समझते हैं, जिसमें सभी देशों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, चाहे वे आर्थिक रूप से निर्धन कमज़ोर हों, चाहे वे भौगोलिक दृष्टि से छोटे हों, किसी भी कारण से उन्हें किसी भी राष्ट्र को छोटा ना माना जाए। तो ये उसका दूसरा सिद्धांत जो दिशा निर्देशक में दिया गया है। तीसरा, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि
बाध्याओं के प्रति आदर बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार हैं, कानून हैं, विधि हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। और चौथा और अंतिम, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रोत्साहन देना। तो भारत की विदेश नीति इन 4 दिशा निर्देशकों के अनुपालन के लिए भी वचनबद्ध है और इनका अनुपालन करते हुए भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेशी विभाग सदैव इस बात का प्रयास करता है कि ये सब बातें प्रोत्साहित हों जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने में मदद मिले, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने में प्राथमिकता हो, प्रोत्साहन हो, एक दूसरे का सम्मान हो, आदि आदि। भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि, भारत की विदेश नीति की क्या सीमाएं हैं? सीमाओं से अर्थ है किन सिद्धांतों को लेकर भारत की विदेश नीति को चलना है। उन्हें समझने के बाद, किन लक्ष्यों को लेकर भारत की विदेश नीति जारी है, इसे समझने के बाद, उसके सिद्धांतों को जानने के बाद, अब हम आते हैं भारत विदेश नीति के प्रमुख आदर्श और उद्देश्य। इसका जिक्र वैसे संक्षिप्त में पूर्व में हो चुका है, लेकिन अब आप उद्देश्यों को और प्रमुख आदर्शों को समझने की स्थिति में बेहतर हैं, क्योंकि अब आप हमारी विदेश नीति की पृष्ठभूमि से भी कुछ हद तक वाकिफ हो चुके हैं। तो यदि हम विदेश नीति और आदर्श की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो पहला उद्देश्य तो आपको जैसा बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का प्रयास। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति का प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य, सभी राज्य राष्ट्रों को इनके बीच में परस्पर अच्छे संबंध बनाए रखना, अर्थात भारत सदैव तत्पर रहेगा कि उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे रहें और इस अच्छे संबंधों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वह काफ़ी कुछ समझौता कर सकता है, बशर्ते उससे उसके राष्ट्रीय हित पर बुरा प्रभाव न पड़े। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इनके पालन में, इनके अनुपालन को सुनिश्चित करना और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। इन 4 बिंदुओं पर तो मैंने पूर्व में भी चर्चा की। अब इसका 5वां उद्देश्य देखिए क्या है हमारी विदेश नीति का। सैनिक गुटबंदी और सैनिक समझौतों से अलग रहना। सैनिक गुटबंदी और सैनिक समझौतों से अलग रहना। और ऐसा ही नहीं, इस प्रकार की गुटबंदियों को निरुत्साहित भी करना। खुद तो सैनिक गुटबंदी में शामिल ना हो, ये हमारी विदेश नीति का आधार है। साथ ही साथ जो लोग शामिल हैं किसी अन्य गुटबंदों में, किसी अन्य गुटों में, उन्हें निरुत्साहित करना। ये बिंदु इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान, उस काल में आपने अध्ययन किया होगा कि किस प्रकार नाटो, सीटो, सेंटो आदि बहुत सारे सैनिक गुट सामने आए और ये सैनिक गुट अमेरिका और सोवियत संघ 2 खेमों में बांटने में विश्व को सफल हुए थे। भारत इन गुटों में शामिल नहीं हुआ, इसीलिए तो भारत की नीति गुट निरपेक्ष नीति कहलाती है। अगला जो उद्देश्य हमारी विदेश नीति का है, वह है उपनिवेशवाद का विरोध ही नहीं, उग्र विरोध करना। भारत जो स्वयं उपनिवेशवाद की नीति से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी रहा,
अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश के रूप में बनाए रखा 200 वर्ष तक, और उपनिवेश के रूप में भारत का जो शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दरिद्रता की कगार पर आ गया, निर्धनता की कगार पर आ गया। स्वाभाविक है भारत की प्रतिक्रिया रहेगी कि वह ऐसे उपनिवेशवाद की सख्त खिलाफत करे, और भारत की विदेश नीति का ये छठवां आधार बना। सातवां, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद तभी पनपता है जब साम्राज्यवाद हो। जो देश साम्राज्यवादी विचारधारा का है वह उपनिवेशों पर नियंत्रण रखता है। तो भारत एक ओर जहां उपनिवेशवाद की खिलाफत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसने स्पष्ट किया था कि वह किसी भी तरह की साम्राज्यवादी विचारधारा के खिलाफ रहेगा, अर्थात किसी भी अन्य देश को हड़पने की जो नीति पूर्व में अपनाई गई कई देशों द्वारा, ऐसी नीति के सख्त विरोध में रहेगा। और आठवां इसका सिद्धांत था, आठवां इसका उद्देश्य था, उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद, इनसे पीड़ित देशों की सहायता करना। इन नीतियों से जो देश पीड़ित हुए हैं, क्योंकि भारत जो स्वयं इस दौर से गुजरा है, साम्राज्य की नीति का शिकार हुआ है, उपनिवेशवाद नीति का शिकार हुआ है और जातिवाद का शिकार रहा है, उसे मालूम है कि इन नीतियों के कितने दुष्परिणाम उसे भुगतने पड़े और भुगतने पड़ रहे हैं। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों में इस बात को शामिल किया है कि वह ऐसे इस तरीके से जो देश प्रताड़ित हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, उनकी सहायता करेगा। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति के ये एक तरीके से 8 सिद्धांत हैं, 8 उद्देश्य हैं